कज़न मैरिज का अंजाम क्या होता है? माँ बाप नहीं मानते, रिश्तेदार नहीं मानते, क्योंकि बच्चे मजदूर पैदा होते हैं सारे कज़नों के आपस में। तो फिर किस तरह मौत के घाट उतर जाती है एक लड़की और अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर बैठते हैं। ये सारा क्या मामला है, क्या स्टोरी है, आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाइब, मैं उमीर नवीद। एक कहानी लेके आता हूँ जी मैं हर बार, सबक आमोज़ कहानी होती है। कल आपको एक सच्ची कहानी भी अपनी सुनाई और आज फिर एक कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है कि इंडिया मुंबई के ये इलाका है। 25 जनवरी सुबह 7 बजे कूड़े के ढेर के करीब एक सफाई करने वाले कर्मचारी को, कर्मचारी कहते हैं जो सफाई करने वाला होता है, उसे एक जली हुई लाश मिलती है। लाश एक लड़की की है और कॉल करता है पुलिस को। पुलिस आती है। पुलिस जो है वो लाश को थाने ले जाने के बजाय हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ पे जाके जांच पड़ताल होती है। देखते हैं लाश, इसका कोई डीएनए करें, इसकी रिपोर्ट्स करें, इसको पहचानने की कोशिश करें, लेकिन लाश इतनी जल चुकी है कि पहचान में नहीं आ रही। होता क्या है कि पुलिस वाले कहते हैं सीसीटीवी फुटेज लेते हैं उस एरिया की, कोई क्लू मिल जाए। अब इंडिया मुंबई का ये इलाका और उस करीब बड़ी कोशिश करती है पुलिस सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की। बड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के हाथ लगती है और एक क्लू मिलता है। क्लू क्या मिलता है कि तकरीबन रात के वक्त, काफ़ी गहरी रात होती है और रात के वक्त दो लोग एक गाड़ी पे आते हैं, गाड़ी से उतरते हैं। गाड़ी से उतर के डिग्गी में से एक डिब्बा, गत्ते का डिब्बा, बॉक्स, जिस तरह आप पैकिंग बॉक्स कह लें फ्रिज का, इस तरह बड़ा, वो बॉक्स एक निकालते हैं जिसमें एक लाश होती है। वो कूड़े के ढेर में फेंकते और चले जाते हैं। फिर आधे घंटे बाद वापस आते हैं, पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगाते हैं, फिर चले जाते हैं। अब इन दोनों लोगों ने मास्क के साथ अपना चेहरा ढका हुआ होता है। ये दोनों लड़के पहचाने नहीं जा रहे होते। पुलिस परेशान होती है, अभी अब क्या करें, कैसे पकड़ें। एकदम से पुलिस की नज़र गाड़ी की नंबर प्लेट पे पड़ती है जो कि नज़र आ रही होती है। पुलिस फ़ोटो लेती है, वेरिफिकेशन करती है, तफ्तीश का सिलसिला शुरू करती है। अभी किसके नाम पे है, इसका ऑनर कौन है, क्या सिस्टम है। जब पता चलता है तो पुलिस ऑनर के पास जाती है, ऑनर को पकड़ती है और ऑनर का नाम होता है शिव। पुलिस कहती है भी हाँ भी मिस्टर शिव, इधर आ ज़रा बता, ये गाड़ी तेरी है, कौन है वो, किसको कत्ल किया तूने, किसको मारा है। शिव कहता है जी मेरा तो कत्ल से कोई ताल्लुक ही नहीं। कहते ये गाड़ी तेरी है। कहते जी गाड़ी मैंने 2 महीने पहले जो बेच दी थी। भाई किसको बेच दी थी? कहा जी मेरा एक दोस्त है, उसका नाम मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ कि मैंने अमित को गाड़ी बेच दी थी। अमित को गाड़ी बेच दी है, 2 महीने हो गए हैं। अच्छा अमित का कोई नंबर दो, पता चले। अमित का नंबर लिया, कॉल की, अमित को पुलिस उठा लेती है। हाँ भी अमित क्या सारा चक्कर है? अमित कहते हैं जी ये लाश मेरी बीवी शिल्पा की है। अच्छा कौन हो तुम लोग? जी हम गुजराती हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। ये मेरी महबूबा थी, मेरे चचा की बेटी है, मेरी महबूबा बन गई, बाद में हमने निकाह कर लिया। कैसे भी, मतलब ये मरी कैसे है? स्टोरी सुनाता है। कहते जी हुआ ये है कि हम गुजरात के रहने वाले हैं। हमारे ख़ानदान में कज़न्स मैरिज अलाउ नहीं है, बंद कर दी गई है। पहले अलाउ थी, लेकिन हमारे तकरीबन मोस्टली सारे कज़न्स के यहाँ ही माजूर बच्चे पैदा हुए। इस वजह से हमारी फैमिलीज ने कहा कि अब कज़न मैरिज नहीं करनी, बच्चे माजूर पैदा होंगे, फ़ायदा नहीं है। कज़न्स मैरिज अलाउ नहीं थी, लेकिन ये मेरी शुरू से महबूबा थी, हम मिलते जुलते थे, हमारा रिलेशन था। हमने फैमिली को बड़ा मनाया, फैमिली नहीं मानी, हमने चोरी से शादी कर ली। मुंबई आ गया, मुंबई मकान लिया, शिल्पा को भी यहाँ पे ले आया। अब हम डर रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं कर रहे कि कहीं माजूर ना हो। इस डर ने 1 साल गुजार दिया। 1 साल गुजरने के बाद ख्याल आया कि बच्चा होना चाहिए, यहाँ पे किसकी किलकारियाँ हों, कोई हंसे, कोई चले फिरे, क्या करें, बच्चा अडॉप्ट कर लें। फिर सोचने लगे दोनों मियाँ बीवी अडॉप्ट करेंगे, वो किसी और का खून होगा, हमारा नहीं होगा। शायद हम उसे वो प्यार न दे पाएँ, उसे वो केयर न दे पाएँ, या एक एहसास कमतरी का शिकार रहें, बच्चा भी हम भी। करें क्या? शिव के हवाले से ना अमित सोचना शुरू कर देता। कहता जी मेरे पास एक प्लान है। शिव के पास जाता है, कहता है शिव देख, तू जानता है कि मेरी कज़न मैरिज है, हम बच्चा पैदा नहीं कर सकते, कि मजूर होगा, मेरी थोड़ी हेल्प कर दे। शिव कहता है भाई क्या हेल्प चाहिए, हुक्म कर, बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा। कहता है मेरी बीवी के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाओ, मेरी बीवी के साथ सो जाओ। मेरी बीवी प्रेग्नेंट होगी, बेशक वो तुम्हारा खून होगा, तुम मेरे दोस्त हो, करीबी हो, लेकिन वो उसमें मेरी बीवी का खून भी शामिल होगा, वो उसे पेट में 9 महीने रखेगी।
तो इस तरह बच्चा पैदा होगा तो हम माँ बाप बन सकेंगे। हमें इस नेमत से महसूस होना है तो मेहरबानी करो, ये ऐसा करो। शिव कहता है पागल हो गए हो, अपनी बीवी को मेरे साथ सुलाने की कोशिश कर रहे हो। कहता है, मनाता है, तरले करता है, ब्रेन वॉश करता है। शिव मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बीवी के साथ फिजिकल रिलेशन बना लेता हूँ, पहले अपनी बीवी को मना लो। घर आता है, घर आके शिल्पा को भी यही सारा समझाता है, ब्रेन वॉश करता है, ये अमित खुद। शिल्पा भी मान जाती है कि ठीक है, अभी उसे सुला लो मेरे साथ, बच्चा अगर ऐसे मिलता है तो ठीक है, ले लेते हैं। 2 महीने तक शिल्पा और शिव सोते रहे, बेड शेयर करते रहे। अमित को इस बात का पता होता था कि मेरी बीवी कब मेरे दोस्त के साथ किस हालत में है और क्या कर रही है। 2 महीने तक ये सिलसिला जारी रहा। 2 महीनों के बाद शिल्पा कहती है, देखो अमित, बच्चा तो नहीं पैदा हो रहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही, तो फिर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, क्या कहते हो। अब ये देखें कि इसको भी 2 महीनों के बाद ख्याल आया है, पहले इन्हों भी ख्याल नहीं आया। तो अमित कहता है चलो फिर अडॉप्ट करने की तरफ सोचते हैं। अब शिव को मज़े लगे हुए थे भाई, रोज़ जब मर्ज़ी घर में आता, दोस्त के सामने उसकी बीवी को कमरे में ले जाता, दोस्त चुप रहता, जब मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी छेड़ता, उसके दिन मौजें लगी हुई थी, वो अपना मज़ा कैसे ख़राब करता। वो कहता है देखो अमित, आपको पता है मेरे पास एक गाड़ी है। कहता है जी हाँ, बड़ी महंगी गाड़ी है, बड़ी अच्छी गाड़ी है। कहता है ये गाड़ी तुम रखो, इंजॉय करो, मज़े करो, घूमो फिरो। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, दोबारा फिर मैं कोशिश करता हूँ, शिल्पा भी कोशिश करती है, हो जाएगी औलाद। अमित गाड़ी की लालच में आता है, कहता ठीक है जी, हो जाती। वो फिर बाजू पकड़ता है, फिर उसे कमरे में ले जाता, गाड़ी की चाबी दे के। ये सिलसिला फिर शुरू हो जाता। अब शिल्पा भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही। अब एक दिन अमित रात को घर पे आता है और फुल शराब के नशे में टुन आके कहता है, शिल्पा तूने गाड़ी के लालच में मुझे धोखा दे दिया, मुझे छोड़ दिया, मेरे यार के साथ सो गई। अब नशे में है, ये नहीं पता कि मैंने खुद किया। नशे में आता है, मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, गला दबाता है और शिल्पा को मार देता है। लेट जाता है, गिर जाता है। जब थोड़ी देर बाद नशा उतरता है, कहता है ओ ये मैंने क्या किया, मैंने अपनी बीवी को मार दिया। अपने दोस्त शिव को कॉल करता है, शिव मैं नशे में था, मैं तुम्हारी भाभी को मार बैठा, मर गई है। पुलिस शिव को पकड़ती है, हाँ भी तू आना ज़रा। अब लाश को यहाँ तक कैसे पहुँचाया, क्या हुआ। कहते हैं जी हमारा प्लान ये था कि लाश को लेके जाएंगे नहर के ऊपर, वहाँ जलाएंगे, जला के तो जो राख रूख होगी वो बहा देंगे, बाकी जो ढांचा ढूंचा बचेगा उसे पत्थर के साथ बांध के नहर में फेंक देंगे, नीचे बैठ जाएगा, सबूत पकड़ा ही नहीं जाएगा, ना कभी किसी को लाश मिलेगी। तो हुआ ये कि हम लाश लेके जा रहे थे, आगे पुलिस का नाका था, पुलिस के नाके से डर गए, लाश को कूड़े पे फेंक दिया। जब वापस गए तो हमें आधे घंटे बाद ख्याल आया, ओ लाश तो वैसे ही पड़ी है, फंस ना जाए, पहचानी ना जाए लाश कि शिल्पा है, लोग पहचान लेंगे, पकड़ी जाएगी, इसकी बीवी है, इसकी दोस्त है, इसकी सास होती है। फिर वापस आए तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। हमें लगा था हम नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन नंबर प्लेट से पकड़े गए। कहानी का सबक क्या है, औलाद के चक्कर में इज्जत भी गई, जान भी गई। और घटिया तरीन वो दोस्त जिसने गाड़ी की लालच में अपने दोस्त को दोबारा इजाज़त दे दी अपनी बीवी के साथ सोने की। खुदारा औलाद एक नेमत खुदाबंदी है। औलाद कभी भी औरत के हिस्से में नहीं है, औरत के हिस्से में रिज्क है। औलाद हमेशा मर्द के हिस्से में है। बेटी पैदा हो तो हम बीवी को मारते हैं, बेटी पैदा क्यों हुई, याद रखना वो बीवी की वजह से नहीं होती, वो मर्द की वजह से होता है।